नमस्कार। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा टीचर जरूर रहा होगा जिसे हम आज तक भूले नहीं हैं। वो इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें कोई फॉर्मूला रटाया था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कुछ सिखाने का तरीका ही बदल दिया था। तो आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रभावी शिक्षण मतलब ग्रेट टीचिंग है क्या? क्या ये कोई कला है, कोई विज्ञान है या कुछ और ही है? हमारे पास जो स्रोत है वो साफ कहते हैं कि टीचिंग सिर्फ जानकारी देना नहीं है। तो इस चर्चा का मिशन ये समझना है कि एक अच्छा टीचर हमें सिर्फ क्या सोचना है ये नहीं बताता, बल्कि कैसे सोचना है ये सिखाता है। स्रोत कहते हैं कि इस पूरे खेल में 3 मुख्य खिलाड़ी होते हैं: टीचर, स्टूडेंट और वो विषय जो पढ़ाया जा रहा है। क्लार्क की एक परिभाषा भी है कि शिक्षण वो क्रिया है जो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। हम्म। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, व्यवहार में परिवर्तन तो मतलब सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। हाँ, ये तो है। एक तानाशाह भी तो अपने भाषणों से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, तो क्या हम उसे भी शिक्षण कहेंगे? शायद नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। इसीलिए स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका मकसद मानवीय मूल्यों को विकसित करना है, और इसका सबसे जरूरी हिस्सा है टीचर और स्टूडेंट के बीच का सीधा संवाद। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, समाज के साथ साथ ये लगातार बदलती रहती है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। तो मतलब शिक्षण का लक्ष्य सिर्फ दिमाग भरना नहीं, बल्कि इंसान को बेहतर बनाना है। इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है। स्रोत कहते हैं कि शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ये दोनों तो बिल्कुल विपरीत चीजें हैं। एक तरफ नियम, ढांचा और योजना यानी विज्ञान, और दूसरी तरफ रचनात्मकता, अनुभव और अंदाज यानी कला। ये दोनों एक साथ कैसे काम कर सकते हैं? यही सवाल तो शिक्षण की सबसे खूबसूरत पहेली है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत बढ़िया शेफ हो। रेसिपी एक विज्ञान है, उसमें सामग्री की मात्रा, पकाने का समय, सब कुछ तय होता है। ये ढांचा है। लेकिन कौन सा मसाला कब और कितना डालना है, किस आंच में पकाना है ताकि स्वाद निखर कर आए, ये उसकी कला है। अच्छा। शिक्षण में भी यही होता है। पाठ्यक्रम और पढ़ाने के तरीके विज्ञान है, लेकिन क्लास के माहौल को समझना, स्टूडेंट्स की आंखों में देखकर ये जानना कि उसे समझ आ रहा है या नहीं, हाँ। और उसी पल अपने तरीके को बदल देना, ये एक कला है। बिना विज्ञान के कला दिशाहीन हो सकती है, और बिना कला के विज्ञान बेजान और उबाऊ। वाह, शेफ वाला उदाहरण कमाल का है। मतलब रेसिपी सबको पता हो सकती है, लेकिन हाथ का जादू कुछ ही लोगों के पास होता है। शिक्षण को एक निर्देशन की प्रक्रिया भी कहा गया है, जो एक दिलचस्प फॉर्मूला पर आधारित है। इसे 6E कहते हैं। इसमें इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन जैसी बातें हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो क्या ये किसी भी अच्छी कहानी जैसा नहीं है? पहले आप एक हुक से दर्शक को बांधते हैं, इंगेज करते हैं, फिर उसे एक नई दुनिया दिखाते हैं, एक्सप्लोर, और फिर धीरे धीरे कहानी के राज खोलते हैं, एक्सप्लेन। बिल्कुल, ये सीखने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप बच्चे को सीधे जवाब नहीं देते, आप उसकी जिज्ञासा जगाते हैं, उसे खुद खोजने का मौका देते हैं, और फिर जब वो अटकता है तब आप उसकी मदद करते हैं। और ये सब क्यों किया जाता है? क्योंकि मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि बच्चे का हर तरह से विकास करना है। सिर्फ दिमागी तौर पर ही नहीं, बल्कि इमोशन लेवल पर और प्रैक्टिकल स्किल्स में भी, जिसे अकादमिक भाषा में सर्वांगीण विकास कहते हैं। ये जो कला और विज्ञान का संतुलन है और कहानी की तरह सिखाने का तरीका, क्या ये हर तरह के क्लासरूम में एक जैसा होता है? मतलब क्या एक पुराने जमाने के गुरुकुल की पढ़ाई और आज की डेमोक्रेटिक पढ़ाई में भी यही संतुलन काम करेगा? शायद यहीं पर हमें शिक्षण के अलग अलग प्रकारों को देखना चाहिए। सही पकड़ा है आपने। माहौल सब कुछ बदल देता है। स्रोत बताते हैं कि शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के 3 मुख्य प्रकार हो सकते हैं। एक है निरंकुश, जहां टीचर ही केंद्र में है, वो बोलेगा और बाकी सब चुपचाप सुनेंगे। सोचिए, राजा का दरबार। हाँ। दूसरा है लोकतांत्रिक, जहां संवाद होता है, सवाल जवाब होते हैं और स्टूडेंट की भागीदारी होती है। और तीसरा है हस्तक्षेप रहित, जहां टीचर सिर्फ एक गाइड की तरह होता है और स्टूडेंट अपनी रफ्तार और तरीके से सीखने के लिए आजाद होता है। आज की दुनिया ज्यादातर लोकतांत्रिक और हस्तक्षेप रहित शिक्षण की ओर बढ़ रही है। अधिगम स्तर कहते हैं, और ये 3 हैं। पहला है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल।
ये तो हम सबने किया है, परीक्षा से एक रात पहले बस रट्टा मार लेना। इसमें समझ कुछ नहीं आता, बस जानकारी दिमाग में जमा हो जाती है और परीक्षा के बाद गायब। बिल्कुल, जैसे किसी का फोन नंबर रट लेना। आपको नंबर याद है, पर वो इंसान कौन है, कहाँ रहता है, इससे कोई मतलब नहीं। एकदम सही। दूसरा स्तर है अवबोध स्तर, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहाँ चीजें दिलचस्प होने लगती हैं। यहाँ आप सिर्फ रटते नहीं बल्कि समझते हैं। आप अपनी भाषा में किसी चीज को समझा सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। फोन नंबर वाले उदाहरण को ही आगे बढ़ाएं तो अवबोध स्तर का मतलब है कि अब आप जानते हैं कि ये नंबर आपके दोस्त का है और इससे किस समय बात करना ठीक रहेगा। आप सिर्फ नंबर नहीं, उसके पीछे का संदर्भ भी समझते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि बारिश हो रही है तो आप रटने की बजाय समझेंगे कि छाता काम आएगा लेकिन कागज की नाव नहीं। और फिर आता है तीसरा और सबसे ऊंचा स्तर, विमर्शी स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। यहाँ पर आकर सीखना वाकई जादू जैसा हो जाता है। हाँ, यहाँ आप सिर्फ समझते नहीं बल्कि उस जानकारी पर सवाल उठाते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और नई समस्याओं को सुलझाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। फोन वाले उदाहरण में विमर्शी स्तर पर आप सोचेंगे, मेरे दोस्त को एक जरूरी संदेश देना है, क्या उसे फोन करना सबसे अच्छा तरीका है या फिर एक टेक्स्ट मैसेज भेजना बेहतर होगा? कहीं वो मीटिंग में तो नहीं होगा? राइट। आप सिर्फ जानकारी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप उस पर चिंतन कर रहे हैं। मुझे अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर याद आते हैं। वो कभी जवाब नहीं देते थे, सिर्फ सवाल पूछते थे। हम बहुत परेशान हो जाते थे। अच्छा। लेकिन आज सालों बाद उनके पूछे हुए सवाल याद हैं, जवाब नहीं। वही असली शिक्षण था जो आपको स्मृति से विमर्शी स्तर तक ले जाए। क्या बात है। तो एक टीचर किसी को रटने वाले लेवल से सोचने वाले लेवल तक ले कैसे जाता है? क्या इसका कोई तयशुदा तरीका या प्रक्रिया है? हाँ, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके 3 चरण होते हैं। इसे फिर से शिफ वाले उदाहरण से समझते हैं। ओके। पहला चरण है पूर्व तत्परता अवस्था, यानी क्लास में जाने से पहले की तैयारी। शिफ खाना बनाने से पहले सोचता है कि क्या बनाना है, कौन सी सामग्री लगेगी, रेसिपी क्या होगी। वैसे ही टीचर क्लास से पहले पाठ योजना बनाता है, सिखाने का तरीका, मूल्यांकन की योजना, ये पर्दे के पीछे का काम है। और दूसरा चरण तो फिर क्लासरूम के अंदर का एक्शन होगा? बिल्कुल। दूसरा चरण है अंतः प्रक्रिया अवस्था, यानी जब शेफ असल में किचन में खाना बना रहा है। यही वो समय है जब टीचर क्लास में बच्चों से बात करता है, सवाल पूछता है, गतिविधियां कराता है। यहाँ योजना हकीकत में बदलती है और कला का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यहीं होता है। और तीसरा, खाना बन गया, क्लास खत्म हो गई, अब क्या? अब आता है तीसरा चरण, तत्परता के बाद की अवस्था। शेफ खाना चखकर देखता है कि नमक ठीक है या नहीं, अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। वैसे ही टीचर क्लास के बाद मूल्यांकन करता है, क्या बच्चों को समझ आया, क्या मेरा सिखाने का तरीका सही था। और इस मूल्यांकन के आधार पर वो अपनी अगली क्लास की योजना को और बेहतर बनाता है। यह एक लगातार चलने वाला चक्र है। इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज बहुत जरूरी लगती है, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अगर सीखने वाले का मन ही नहीं है तो दुनिया का सबसे अच्छा टीचर भी क्या कर लेगा। पर क्या इनाम का लालच या सजा का डर, जिसे स्रोत बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं, असल में सीखने के लिए अच्छा है? ये एक बड़ा सवाल है। बाह्य अभिप्रेरणा यानी अच्छे नंबर का लालच या फेल होने का डर थोड़े समय के लिए काम कर सकता है, लेकिन ये रट्टा मारने को बढ़ावा देता है। मनोविज्ञान कहता है कि असली और स्थायी सीखना आंतरिक अभिप्रेरणा से आता है। जब आप किसी चीज को इसलिए सीखते हैं क्योंकि आपको उसमें सच में मजा आ रहा है, आपकी उसमें जेन्युइन रुचि है। सही। एक अच्छा टीचर यही आंतरिक प्रेरणा जगाने की कोशिश करता है। सीखने की इस प्रक्रिया को और गहराई से समझने के लिए रॉबर्ट गेने नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने अपनी किताब द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 स्तर बताए हैं। लेकिन 8 स्तरों की लिस्ट तो फिर से किसी टेक्स्ट बुक जैसी लगेगी। क्या इसे समझने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल। गेने के मॉडल को एक वीडियो गेम की तरह सोचिए। ओहो, अच्छा। लेवल 1 बहुत आसान होता है, शायद सिर्फ किसी संकेत को पहचानना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, लेवल मुश्किल होते जाते हैं। आप चीजों को जोड़ना सीखते हैं, फिर शब्दों का इस्तेमाल करना, फिर मिलती जुलती चीजों में फर्क करना सीखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप सीधे फाइनल बॉस से नहीं लड़ सकते। हाँ, आपको पहले छोटे मोटे दुश्मनों को हराना होगा, नए हथियार इकट्ठा करने होंगे। एकदम। गेने के मॉडल में सबसे ऊंचा 8वां लेवल है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी गेम का फाइनल बॉस। लेकिन आप वहां तभी पहुंच सकते हैं जब आपने 7वां लेवल
यानी नियम सीखना, रूल लर्निंग पार कर लिया हो। और यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम अक्सर बच्चों को सीधे 7वें लेवल पर ले जाता है। मतलब? उन्हें फॉर्मूले और नियम रटा दिए जाते हैं और फिर उम्मीद की जाती है कि वो 8वें लेवल यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर पहुंच जाएंगे। ओह, हम उन्हें गेम खेलने नहीं देते, बस आखिरी लेवल के चीट कोड्स थमा देते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब ये है कि असली सीखना एक सफर है और हम शॉर्टकट के चक्कर में मंजिल से ही दूर हो जाते हैं। तो इस पूरे खेल में, जैसा हमने शुरू में कहा था, 3 खिलाड़ी हैं, टीचर, स्टूडेंट और पाठ्यक्रम। अब जरा इनके रोल को आखिर में ठीक से समझ लेते हैं। जरूर। अकादमिक भाषा में इन्हें चर या वेरिएबल्स कहते हैं। पहला है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि शिक्षक है। अच्छा। वीडियो गेम की भाषा में कहें तो ये वो प्लेयर है जिसके हाथ में कंट्रोलर है। वो योजना बनाता है, खेल को नियंत्रित करता है। तो फिर स्टूडेंट परतंत्र चर हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी गेम के अंदर का कैरेक्टर जो प्लेयर के एक्शन पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। और तीसरा हस्तक्षेप चर, इंटरवीनिंग वेरिएबल, वो है पाठ्यक्रम या विषय वस्तु। गेम की दुनिया। हाँ, गेम की दुनिया, वो मैदान जहां प्लेयर और कैरेक्टर दोनों इंटरैक्ट करते हैं। अब सोचिए, क्या इनमें से कोई भी अकेले काम कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लेयर बिना कैरेक्टर के कुछ नहीं कर सकता, कैरेक्टर बिना प्लेयर के हिल नहीं सकता, और दोनों को खेलने के लिए गेम की दुनिया चाहिए। शिक्षण भी ऐसा ही है। ये एक दूसरे पर निर्भर एक गतिशील प्रणाली है। टीचर की सफलता स्टूडेंट के सीखने पर निर्भर करती है, और ये सब पाठ्यक्रम के जरिए होता है। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि शिक्षण सिर्फ तथ्यों का लेन देन नहीं है। ये एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जो कला और विज्ञान दोनों है। ये एक उद्देश्यपूर्व, विकासात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका असली लक्ष्य ज्ञान देना नहीं, बल्कि सीखने वाले के व्यवहार में, उसकी सोच में एक स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाना है। हमने देखा कि कैसे सीखने की अलग अलग गहराइयां होती हैं, सिर्फ रटने से लेकर उस पर सवाल उठाने तक, और कैसे रॉबर्ट गेने का मॉडल दिखाता है कि सीखना एक सफर है जो एक साधारण संकेत को पहचानने से शुरू होकर एक जटिल समस्या को हल करने तक जाता है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने सीखने की पूरी प्रक्रिया को शिक्षक और व्यवस्था के नजरिए से देखा। अब जरा सोचिए, एक सीखने वाले, एक लर्नर के तौर पर इन सिद्धांतों को जानना किसी के खुद के सीखने के तरीके को कैसे बदल सकता है? क्या अब ये पहचाना जा सकता है कि कब कोई सिर्फ रट रहा है और कब समझ या चिंतन के स्तर पर सीख रहा है?